हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। देखो, तीन पार्ट था, मेजर तीन पार्ट था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जिसमें पहला था गैल्वेनिक सेल, सबसे बड़ा था, काफ़ी विस्तार में पढ़ा उसको। उसके बाद था इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस, वो भी बड़ा था, रिस्पेक्टिवली गैल्वेनिक सेल के रिस्पेक्ट में छोटा था, वो भी पढ़ लिया। लास्ट टॉपिक जो है, जो सबसे छोटा है, मे बी 3 से 4 लेक्चर में खत्म होगा, और वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होता है। देखो, कभी भी करंट का फ्लो होता है, प्रवाह होता है, तो दो तरीके से होता है। एक, जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन जब वायर में मूव करता है तो उसके मोशन की वजह से, उसको फ्लो करने की वजह से हमें जो करंट मिलता है उसको हम लोग मेटालिक कंडक्टेंस कहते हैं। मेटालिक कंडक्टेंस आप लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स में। और एक तरह से और भी करंट हम लोग को मिल सकता है, एक तरह से और भी कंडक्टेंस मिल सकता है, और वो है आयंस के फ्लो होने की वजह से। जैसे NaCl लिया वाटर में, तो उसमें Na प्लस और Cl माइनस आयन है। तो ये जो आयन है ना, अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में फ्लो करता है, मूव करता है, माइग्रेट करता है, तो आयंस के माइग्रेशन की वजह से भी करंट मिलता है। उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या आयोनिक कंडक्टेंस। नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसके आयंस होंगे, आयंस मूव करेगा तो उसकी वजह से भी करंट मिलेगा। उस करंट को हम लोग कहेंगे आयोनिक करंट या आयोनिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहो, आयोनिक कंडक्टेंस कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और ये आयोनिक कंडक्टेंस है ना, क्वेश्चन बहुत पूछता है बोर्ड में भी, IIT JEE एडवांस में भी, और मेंस में भी, और नीट में भी इससे क्वेश्चन आता ही रहता है। तो इस पर भी बढ़िया से कमांड होना चाहिए रिस्पेक्टिवली। ये जो टॉपिक है आसान है, लेकिन यूनिट का गेम है। यूनिट को जिसने बढ़िया से सीख लिया, फार्मूले में इस्तेमाल करना, समझ लेना कि यह टॉपिक बढ़िया से आ जाएगा आपको और इस पर कमांड हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस है, पहली बात हमने सिखाया, इट इज ड्यू टू मूवमेंट। मूवमेंट को माइग्रेशन भी कहते हैं, ऑफ आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कोई इलेक्ट्रोलाइट है और उसके जो आयंस हैं, उनके माइग्रेशन, उनके मूवमेंट से जो करंट मिलता है, जो कंडक्टेंस मिलता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस के नाम से पुकारते हैं। इट डिपेंड्स ऑन, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें से पहला जो फैक्टर है ए, वो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है, एक स्ट्रांग होता है, दूसरा वीक होता है। तो देखो भाई, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपने पानी में लिया, सॉल्वेंट में लिया, और 100% आयंस में डिसोसिएट कर जाए, उसको स्ट्रांग कहते हैं। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में जिसमें कि 100% डिसोसिएशन होगा या 100% के करीब होगा, उसमें आयंस की संख्या ज़्यादा होगी। तो आयंस की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर करंट ज़्यादा मिलेगा, यानी कि आयोनिक कंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक का मतलब क्या, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका कि डिसोसिएशन बहुत कम होता है। जिसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है उसमें आयंस बहुत कम होगा, सीधी सी बात है। और आयंस बहुत कम होगा तो उसमें कंडक्टेंस भी कम होगा। यानी यहां पर हम कहें तो कंडक्टेंस हाई होता है। क्यों? क्योंकि आयंस ज़्यादा होता है, कंडक्टेंस की वैल्यू यहां पर हाई होगी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो लो होगी।
समझ में आया? स्ट्रॉन्ग का मतलब जो 100% या 100% के करीब टूट जाए आयंस में, तो आयंस ज़्यादा तो करंट ज़्यादा मिलेगा, और आयंस कम जो कि वीक में होता है तो वहां पर करंट कम मिलेगा, यानी कंडक्टेंस कम होगा। तो पहला जो फैक्टर है वो है नेचर या टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा, टाइप ऑफ इंट्रैक्शन। ये सब पूछता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मतलब क्या? बहुत तरह का इंट्रैक्शन पॉसिबल है। सॉलिड सॉलिड के बीच में इंट्रैक्शन, सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन। यानी बेसिकली 3 तरह का इंट्रैक्शन पॉसिबल है। सॉलिड सॉलिड इंट्रैक्शन, दूसरा सॉलिड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, और तीसरा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। समझो ऐसे, आपने NaCl को पानी में डाला, तो NaCl क्या है? सॉल्यूट है। तो NaCl सॉल्यूट है जो कि इलेक्ट्रोलाइट भी है, तो NaCl NaCl के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन हो गया। जो आयंस है उनके बीच में इंटरेक्शन, जैसे Na प्लस Cl माइनस के बीच में Na प्लस के बीच में Cl माइनस के बीच में, तो ये सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन हुआ। दूसरा सॉल्यूट सॉल्वेंट, यानी NaCl आपने पानी में डाला, तो Na प्लस और Cl माइनस सॉल्यूट है, तो Na प्लस और वाटर के बीच में, और Cl माइनस और वाटर के बीच में, यानी जो भी सॉल्यूट है और सॉल्वेंट, यदि आप पानी ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, तो वाटर जो कि सॉल्वेंट है और सॉल्यूट जो कि NaCl, और NaCl सॉल्यूट में कौन कौन आयन हो गया? Na प्लस Cl माइनस। तो Na प्लस Cl माइनस के साथ वाटर का किस तरह से इंट्रैक्शन है उस पर भी कंडक्टेंस डिपेंड करेगा। और तीसरा सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन का मतलब क्या? विस्कोसिटी। ये तीसरा वाला जो है ना, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी, जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। कोई भी लिक्विड एक ज़्यादा विस्कस लिक्विड है, इसका अर्थ बहुत गाढ़ा है, और एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो आयन का फ्लो क्या होगा? कम होगा, है कि नहीं? बहुत गाढ़ा लिक्विड है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा आयंस के लिए, मूवमेंट उतना आसानी से नहीं हो पाएगा, यानी ज़्यादा विस्कस लिक्विड में आयंस का फ्लो कम होगा। यानी बेसिकली इन सारे इंट्रैक्शन पर डिपेंड करता है आयोनिक कंडक्टेंस। और जितना स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा, चाहे सॉलिड सॉलिड के बीच में हो, या सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में हो, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में हो, इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जोर से पकड़ेगा तो आयन का मूवमेंट स्लो होगा। समझोगे? जैसे Na प्लस और वाटर के बीच में इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो Na प्लस और वाटर एक दूसरे को जोर से इंट्रैक्ट करेंगे, और Na प्लस का मूवमेंट फिर आसानी से नहीं हो पाएगा। या फिर वाटर वाटर के बीच में इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में भी आयन का फ्लो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। यानी कोई भी इंट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो आयन का जो फ्लो है वो स्लो होगा, और आयन का फ्लो स्लो होगा तो कंडक्टेंस स्लो होगा, कम होगा। यानी कोई ऐसा विधि है जिससे कि हम इंट्रैक्शन को घटा दें, चाहे कोई भी इंट्रैक्शन हो, सॉलिड सॉलिड के बीच में, सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, ये तीनों इंट्रैक्शन अगर घट जाए तो आयन का फ्लो बड़े आराम से होगा, और आयन का फ्लो जितना आसानी से होगा करंट उतना ज़्यादा मिलेगा, कंडक्टेंस उतना ज़्यादा मिलेगा। देखो ध्यान से सुनोगे, ये तीनों इंट्रैक्शन जो है ना, ऑल दिस इंट्रैक्शन decreases with increase in temperature। यानी टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें, देखो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जितने भी इंट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विस्कोसिटी भी घट जाता है।
यानी जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तीनों तरह का हमने आपको सिखाया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो वीक होता है। और कभी भी इंट्रैक्शन फोर्स वीक होगा इन सारे पार्टिकल्स के बीच में, तो कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। क्या लिखा, दिस इंट्रैक्शन डिक्रीजेस, घटता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसीलिए विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। ये पूछता है बहुत बार, कंडक्टेंस इंक्रीजेस। मेटेलिक कंडक्टेंस का जस्ट उल्टा। आप फिजिक्स में मेटेलिक कंडक्टेंस में पढ़े हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ता है और कंडक्टेंस घटता है। यहां मामला उल्टा है। यहां यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे पार्टिकल के बीच में घटता है, आयंस का मूवमेंट आसानी से होता है, तो करंट ज्यादा मिलता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ता है, मेटालिक कंडक्टेंस का उल्टा। यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाता है। तो ध्यान रखना, ये वाला फैक्टर मेटालिक कंडक्टेंस का बिल्कुल उल्टा है। वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, आयंस का फ्लो बड़े आराम से होता है और कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो क्या सीखा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होता है आयंस के फ्लो होने की वजह से। पहली बात, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है। अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है तो ज़्यादा आयंस मिलेंगे, ज़्यादा आयंस होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो आयंस कम होगा, आयंस कम होगा तो कंडक्टेंस का वैल्यू भी कम होगा। अब इंट्रैक्शन फोर्स कैसा है, तो तीन तरह का इंट्रैक्शन पॉसिबल है, सॉलिड सॉलिड के बीच में, सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में। तो जो भी इंट्रैक्शन फोर्स है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इंट्रैक्शन फोर्स घटता है बच्चे, और कभी भी इंट्रैक्शन फोर्स घटेगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में तो आयंस बड़े आराम से मूव करते हैं, और जब आयंस का मूवमेंट आसानी से होगा तो करंट भी ज़्यादा मिलेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर इंट्रैक्शन वीक होगा और कंडक्टेंस बढ़ेगा। ये पॉइंट याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ता है। कौन सा कंडक्टेंस, आयोनिक या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ता है। ये पूछता है बहुत बार। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक या आयोनिक कंडक्टेंस होता कैसे, वो हम लोग जरा पढ़ते हैं डिटेल में बढ़िया से। देखोगे सब बढ़िया से। एक होता है कंडक्टिविटी सेल, जिसमें कि कंडक्टेंस को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। ये कैसा होता है, तो एक ग्लास ट्यूब होता है इस तरह से, जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रोड है, मान लो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है तो एनोड हो गया, और दूसरा एक और इलेक्ट्रोड है बिल्कुल सिमेट्रिकल, जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने सिखाया था कि पॉजिटिव टर्मिनल वाला एनोड होता है और नेगेटिव वाला कैथोड होता है। अब बीच में सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, कटाइन होगा, एनाइन होगा। जैसे NaCl लिया तो Na प्लस और Cl माइनस, तो कटाइन मूव करेगा कैथोड की तरफ, एनाइन मूव करेगा एनोड की तरफ, यानी बेसिकली आयन मूव करेगा। तो आयन के मूवमेंट से इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में करंट जनरेट होगा, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस।
आयोनिक कंडक्टेंस। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है और मूव करेगा। ये जो इलेक्ट्रोड है, दोनों सिमेट्रिकल हैं। इलेक्ट्रोड जो हमने लिया हुआ है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं CSA। CSA का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया A के बराबर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये वाला इलेक्ट्रोड और ये वाला इलेक्ट्रोड ना बिल्कुल सिमेट्रिकल है, दोनों ही सेम है और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया A के बराबर है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्यूशन है बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट का, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस L है। ये डिस्टेंस L है, बीच में सोल्यूशन है। अब इसी में आयन फ्लो करेगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को एक ट्यूब में करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी से, जहां पर कि कंडक्टेंस को मेजर करते हैं। अब ये जो आयन मूव करेगा, पहले एल को भी डिफाइन कर दे, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। ये एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अब देखो आयंस मूव करेगा तो रेजिस्टेंस भी होगा, एकदम बिल्कुल मेटालिक कंडक्टेंस जैसे पढ़ते थे ना। एक वायर है, लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उस वायर का ए के बराबर है, तो रेजिस्टेंस होता था। एक बिल्कुल सिमेट्रिकल है बच्चे, एकदम उसी तरह से है। तो यहां पर भी आर जो होगा रेजिस्टेंस होगा। याद रखना सरल है, रेजिस्टेंस ड्यू टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आयन जो मूव करेगा उसके चलते रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, मेटालिक कंडक्टेंस वाला। यहां पर भी वही रो एल अपॉन ए, यहां पर भी रेजिस्टेंस का बिल्कुल यही वाला फार्मूला लग रहा है। जहां पर कि ए हमने डिफाइन कर दिया, क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। CSA का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका इलेक्ट्रोड का लिखा है एल, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। ये रो क्या होता है? रो को हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों नाम याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी रेसिस्टिविटी देता है और कभी कभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देता है। तो आपको पता रहेगा तब ना कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी है, रो है। हमारे पास एक फार्मूला ये आ गया, इस फार्मूला को तो आपको याद कर ही लेना है, और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा तो ये आपको याद भी होगा। अब इसी फार्मूले को हम लोग एनालिसिस करते हैं। यहां से देखोगे, अगर 1/r कर दें, यानी रेसिप्रोकल कर दें, किसका? रेजिस्टेंस का, तो उसको हम लोग जी कहते हैं, कंडक्टेंस। यही कंडक्टेंस है, जी का मतलब कंडक्टेंस। और ये हो जाएगा ए अपॉन रो एल। अब जरा देखोगे, यहां पर 1/रो जो है उसको हम के कहते हैं। के का मतलब कंडक्टिविटी, के का मतलब होता है कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक, एसपी लिखा मतलब क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नाम बढ़िया से याद होना जरूरी है, यानी कंडक्टिविटी का हो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जिसको कि के से रिप्रेजेंट करे 1/रो को, और 1/r जी हुआ। जी क्या है? जी को हम करें कंडक्टेंस, यानी बेसिकली कंडक्टेंस के लिए हमारे पास एक फार्मूला हुआ। कंडक्टेंस क्या? जी को कहते हैं कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला हो गया जी? तो 1/रो हो गया के, तो के ए अपॉन एल। एक फार्मूला और आया कंडक्टेंस के लिए, जहां पर कि के को कहते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जी हो गया कंडक्टेंस। अब इसी के को, ये जो के आया, इस के को हम लिख सकते हैं के इजकल टू जी मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन ए। अब जरा ध्यान से देखोगे इस फॉर्मूला में, ये एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स है। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो कोई भी कंडक्टिविटी सेल होगा
एक गिवन कंडक्टिविटी सेल है, तो उस कंडक्टिविटी सेल के लिए एल का वैल्यू कांस्टेंट होगा, लेंथ तो कांस्टेंट होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उस कंडक्टिविटी सेल में इलेक्ट्रोड दे दिया तो वो वाला वैल्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एल कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो एल अपॉन ए का वैल्यू कांस्टेंट होता है ना। एल अपॉन ए का वैल्यू एक कांस्टेंट होता है, जिसको हम जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट देखो, जी हो गया कंडक्टेंस और जी स्टार, ये सब नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसको कि आपको याद रखना है। जी स्टार क्या हो गया, एल अपॉन ए। एल अपॉन ए को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। तो एल अपॉन ए एक गिवन कंडक्टिविटी सेल के लिए एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। एक सेल दे दिया तो एल अपॉन ए का वैल्यू कांस्टेंट होगा, जिसको कहते हैं सेल कांस्टेंट, रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। तो हमारे पास एक बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला आ गया बच्चे, और फार्मूला क्या आया, वो फार्मूला आ गया के इट इज इक्वल टू जी। ये जी क्या था, कंडक्टेंस है, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जी स्टार से। ये जी स्टार क्या है, जी स्टार सेल कांस्टेंट है, जिसका कि फार्मूला एल अपॉन ए होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला हुआ, के इज इक्वल टू जी गुने जी स्टार। अब जरा देखोगे ध्यान से, अब ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको याद कर लेना। अब के को लिख सकते हैं जी, जी है क्या, 1/r। जी इजकल टू 1/r, ये 1/r को ही जी कह रहे हैं, तो 1/r एंड मल्टीप्लाइड बाई जी स्टार। तो यहां से देखो जी स्टार के लिए भी एक और फार्मूला आ गया रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, के गुने आर। न्यूमेरिकल में सब बहुत काम आने वाला है, यानी जी स्टार सेल कांस्टेंट का एक और फार्मूला आया, के गुने आर। एल अपॉन ए तो है ही है, अगर रेजिस्टेंस पता, कंडक्टिविटी पता, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जी स्टार का वैल्यू दे देगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। कंडक्टिविटी सेल में कंडक्टेंस को मेजर किया जाता है। ये क्या होता है, एक ट्यूब है जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ, उसके एंड पर एक इलेक्ट्रोड का टर्मिनल पॉजिटिव बैटरी से जोड़ दिया, दूसरे का निगेटिव से जोड़ दिया, तो एक एनोड हो गया, दूसरा कैथोड हो गया। एनोड कैथोड। अब इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, जैसे NaCl, तो आयंस में छूटेगा Na प्लस और Cl माइनस, तो Na प्लस और Cl माइनस का मूवमेंट होगा किधर, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, तो आयन मूव करेगा तो करंट मिलेगा, उसी को मेजर करना है। डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रोड के बीच में L है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया CSA, क्रॉस सेक्शनल एरिया इलेक्ट्रोड का A कह रहे हैं, कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, जैसे पढ़े होगा यार, कि मान लो कि ये वायर है और इस वायर का लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो रेजिस्टेंस कितना होता है, रो L अपॉन A, फिजिक्स में पढ़े हो। तो यहां पर भी एकदम सिमेट्रिकल फार्मूला है, याद रखना बड़ा आसान है, यानी फिजिक्स में पढ़ा है तो सिमेट्रिकल है। यहां पर भी वायर के जगह पर एक कंडक्टिविटी सेल हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया, डिस्टेंस जो हम लिखते थे वायर का, जो लेंथ लिखते थे, ये डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वायर का होता था, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर इलेक्ट्रोड का हो गया। आर का फॉर्मूला रो L अपॉन A, रो रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका रेसिप्रोकल हो गया, आर का तो जी कहेंगे, कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया A अपॉन रो L। 1/रो को K से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, दोनों नाम याद रखना है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया KA डिवाइड बाई L। तो K के लिए भी फॉर्मूला आ गया जी L अपॉन A। किसी भी कंडक्टिविटी सेल के लिए L और A का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो L अपॉन A को एक कांस्टेंट से डिनोट किया, जी स्टार, जिसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो K के लिए फॉर्मूला हो गया जी गुने जी स्टार। अब जी का वैल्यू क्या, 1/r, तो जी स्टार जो कि सेल कांस्टेंट, उसके लिए फॉर्मूला गया K गुने R, है कि नहीं। तो एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करोगे तो हर चीज एकदम बिल्कुल याद होते जाता है। बड़ा आसान सा टॉपिक है। अब इसमें यूनिट का गेम है, यूनिट गड़बड़ करोगे तो आंसर कभी भी सही नहीं आएगा, वही सीखना है। अब जरा देखो, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है।
एक दो बात याद रखना है, थर्मोडायनेमिक्स कभी पीछा तो छोड़ता है नहीं। ये जो जी है यानी कंडक्टेंस, और ये जो के है मतलब कंडक्टिविटी, ये दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एंड एडिटिव इन नेचर। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो कि मास पर डिपेंड करता है कि नहीं। मतलब आयन अगर ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। ज्यादा अमाउंट लेंगे तो कंडक्टेंस का वैल्यू भी ज्यादा होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पर डिपेंड करता है, दोनों ही जी और के एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको जी सॉल्यूशन का चाहिए और उस सॉल्यूशन में बहुत सारे आयंस हैं, सबके चलते जो कंडक्टेंस है, टोटल कंडक्टेंस के लिए जितने भी आयंस का कंडक्टेंस है सबको आपको सम करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी समेशन जी आई। जी आई का मतलब क्या, जितने तरह के भी आयंस हैं, ऑल आयंस, जितने भी आयंस हैं उनके कंडक्टेंस का समेशन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास जी सॉल्यूशन का आ जाएगा। इस तरह से के किसका, सॉल्यूशन का। तो समेशन का मतलब क्या, जोड़। के आई मतलब आई का मतलब क्या, जितने तरह भी आयंस है, 4 है तो 4 का, 5 है तो 5 का, ऑल आयंस, जितने तरह का भी आयंस है सबका कंडक्टिविटी को हमने जोड़ दिया तो पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मिल जाता। मतलब एडिटिव है, टर्म है ना एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या, जोड़ सकते हैं, यानी कि एक सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत सारे आयंस हैं, तो जितने भी आयंस है सबका कंडक्टेंस को जोड़ दो, सॉल्यूशन का कंडक्टेंस हुआ, सबका कंडक्टिविटी को जोड़ दो, सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मिल गया। एडिटिव का मतलब ये है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ये सब याद रखना है थर्मोडायनेमिक्स से। अब न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूनिट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और कौन सा यूनिट इस्तेमाल करें ये भी आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। तो ये आपको बढ़िया से याद रखना है। क्या याद रखना है भाई, याद रखना है कि टर्म क्या है कि नहीं, और उस टर्म का यूनिट क्या है, ये बढ़िया से याद रखना है। आर क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होता है, ओम, एक यूनिट है। इसके बाद जी, जी क्या 1/r होता है, 1/r, यानी इसी का रेसिप्रोकल पर ओम लिखते हैं ऐसे, या इसी को लिखते हैं साइमन, और इस साइमन को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एस, पर ओम को साइमन कहते हैं। रो, ये रो क्या है, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका यूनिट होता है ओम मीटर, ये ओम मीटर, या फिर अगर सेंटीमीटर में लिख रहे हो तो ओम सेंटीमीटर, ऐसे लिखते हैं। और फिर एक और पढ़ाया के का मतलब क्या, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी 1/ρ होता है, तो इसी का रेसिप्रोकल, इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी बेसिकली क्या हो जाएगा, पर ओम पर मीटर, और क्या हो जाएगा, पर ओम पर सेंटीमीटर। ये पर ओम पर मीटर को हम लिख सकते हैं, पर ओम को बोलते हैं साइमन, एस से, तो साइमन पर मीटर लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये साइमन है तो साइमन पर सेंटीमीटर। ये यूनिट का ज्ञान बढ़िया से होना जरूरी है। एक और बचा हुआ है सेल कांस्टेंट, जी स्टार। जी स्टार को क्या बोलते हैं, बोलो सब, सेल कांस्टेंट। जी स्टार इज सेल कांस्टेंट, L/A भी होता है। तो सेल कांस्टेंट L/A का यूनिट क्या होगा, ऊपर में मीटर, नीचे में मीटर स्क्वायर, तो 1/मीटर, यानी पर मीटर या पर सेंटीमीटर। ये होगा या तो पर मीटर होगा, और सेंटीमीटर में लिखना चाहोगे तो पर सेंटीमीटर और पर सेंटीमीटर। तो ये सब यूनिट आपको बढ़िया से याद रख लेना है, जो कि आगे काम आने वाला है। आसान है, इजी है।
तो इसको नोट कीजिए, यूनिट को तो हम सिखाते ही रहेंगे। जी स्टार को हम लोग सेल कांस्टेंट के नाम से पुकारते हैं, जिसका फार्मूला L/A होता है और K गुने R भी होता है। पीछे में कुछ जो फार्मूला हमने लिखा उसको बार बार लिख करके याद कर लेना, और यूनिट का ज्ञान बढ़िया से होना चाहिए। टॉपिक बहुत छोटा है, फार्मूले बहुत कम है, लेकिन अगर यूनिट गड़बड़ कर दिया तो आंसर कभी भी सही नहीं होगा। तो हम लोग कैसे यूनिट का यूज करेंगे वही सीखने वाले हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। दो और भी बड़ा महत्वपूर्ण टर्म है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखो, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करेंगे। एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा एम से, लेमडा एम। मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी ये क्या होता है? तो इट इज कंडक्टिंग पावर of 1 mole of electrolyte। देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा फर्क है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ये कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दो अलग अलग चीज है। कंडक्टेंस जी होता है और कंडक्टिविटी के होता है। ध्यान सुनोगे हम क्या करेंगे, कंफ्यूजिंग टर्म है थोड़ा। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दो अलग अलग चीज है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं है। मोलर कंडक्टेंस का हो या मोलर कंडक्टिविटी का हो, लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों ही टर्म में कोई फर्क नहीं है। मैं फिर सिखा रहा हूं, कंडक्टिविटी अलग चीज, कंडक्टेंस अलग चीज, लेकिन उसके पहले मोलर लग गया, मोलर लग गया तो मोलर कंडक्टिविटी का हो या मोलर कंडक्टेंस का हो, दोनों टर्म में कोई फर्क नहीं है। कहीं पर मोलर कंडक्टिविटी लिखा रहेगा, कहीं पर मोलर कंडक्टेंस लिखा रहेगा, दोनों ही टर्म सेम है, लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। है क्या? एक मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस हम मेजर करते हैं, जिसको हम लोग कंडक्टिंग पावर भी कहते हैं, तो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस जब आप मेजर करते हैं, जिसको कंडक्टिंग पावर भी कहते हैं, उसी को मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस के नाम से पुकारते हैं। अब इसके लिए एक फार्मूला है लेमडा एम के लिए। जो फार्मूला हम लिखेंगे उसी फार्मूला को आपको इस्तेमाल करना और उसी यूनिट में करना है। एक ऐसा यूनिट में फार्मूला होता है, और फार्मूला होता है K/M। इस फार्मूला को आप न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सब ऐसा यूनिट में होता है। यानी मोलारिटी भी ऐसा यूनिट में है, लेकिन आपने मोलारिटी जो पढ़ा मोल पर लीटर पढ़ा, यहां पर मोल पर मीटर क्यूब लिखना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट लीटर नहीं बल्कि मीटर क्यूब होता है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा। इस फार्मूला को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये ऐसा यूनिट का फार्मूला है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फार्मूला दूसरे यूनिट में करते हैं, और दूसरे यूनिट में सॉल्व करके जो फार्मूला आता है वो आता है K गुने 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी। इस फार्मूला को हमेशा यूज करेंगे मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ध्यान में रखते हुए कि जो यूनिट हम लिख रहे हैं उसी यूनिट में आपको पुट करना है। अपने तरीके से कुछ भी यूनिट अगर पुट कर दिया तो जन्मों जन्म तक आपका कभी भी आंसर आने वाला नहीं है। अब जरा ध्यान सुनो, जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लेमडा एम है क्या? लेमडा एम मोलर कंडक्टेंस है, तो इसका जो यूनिट होगा किस में पुट करना है? इन साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
इसका यूनिट दो हो सकता है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। लेकिन इस फार्मूला को यूज करने के लिए लेमडा एम जो हम यूज करेंगे ये करेंगे यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मीटर स्क्वायर वाला पुट किया कभी भी आंसर सॉल्व नहीं होगा। के का यूनिट, के क्या है, कंडक्टिविटी है। ये के कंडक्टिविटी अभी पढ़ा है, किस में होना चाहिए, इन साइमन पर सेंटीमीटर। अभी यूनिट बताया, एक साइमन पर मीटर और दूसरा साइमन पर सेंटीमीटर। लेकिन इस फार्मूला को यूज करने के लिए साइमन पर सेंटीमीटर। और एम क्या, मोलारिटी है, जो आप जानते हैं मोलारिटी किस में होता है बच्चे, इन नंबर ऑफ मोल पर लीटर, यही तो होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पर लीटर, मोलारिटी। यानी इस फार्मूला को यूज करने के लिए ये तीनों यूनिट ही इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा जो भी यूनिट आप अपने मन से इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूला में फिट नहीं बैठेगा और आंसर आपका गलत हो जाएगा। ऑलवेज यूज दीज यूनिट्स, यानी सेंटीमीटर वाला यूनिट। लेकिन सर अगर क्वेश्चन में ये वाला यूनिट नहीं दिया, मीटर वाला दिया, तो कन्वर्जन आना चाहिए। तो कन्वर्जन भी बढ़िया से याद रख लेना है बच्चे। कन्वर्जन है कि नहीं, क्या भाई, तो अगर क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है ये वाला वैल्यू, जैसे दे दिया 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, लेकिन हमको तो फार्मूला में पुट करना था सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर करोगे तो 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा 10 का पावर 4, यानी बेसिकली ये हो जाएगा 10 का पावर 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है कि नहीं। अगर साइमन पर मीटर में के का वैल्यू था तो एक साइमन पर मीटर में था और हमको पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, क्या करोगे, तो 10 टू द पावर -2 साइमन पर सेंटीमीटर। ऐसे भी सोचो ना यार, एक साइमन 1 मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, कमी नहीं होगा, तो 100 से गुना नहीं करें बल्कि 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर यही उल्टा कह दे, हमारे पास साइमन पर सेंटीमीटर में आंसर आया, आपने सॉल्व किया, के का वैल्यू आ गया साइमन पर सेंटीमीटर में, क्योंकि फार्मूला से के का वैल्यू किस में आएगा, साइमन पर सेंटीमीटर। लेकिन 4 ऑप्शन में से दिया हुआ था साइमन पर मीटर में, क्या करोगे, कोई बात नहीं, 100 से गुना कर दो, तो 100 साइमन पर मीटर। ये कन्वर्जन बढ़िया से आना चाहिए। और मान लो कि आपने लेमडा एम का वैल्यू सॉल्व किया, किसमें सॉल्व करोगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, लेकिन आंसर था मीटर स्क्वायर में, यानी 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। किसका यूनिट, ये यूनिट है लेमडा एम का मोलर कंडक्टेंस का, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपने सॉल्व किया, इसमें आंसर लाया, लेकिन 4 ऑप्शन में दे दिया मीटर स्क्वायर, तो कन्वर्जन सॉल्व तो इसी में हमेशा करोगे और बाद में कन्वर्ट कर लोगे। ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर -4 हो जाएगा, और क्या उल्टा इसका, 10 के पावर 4 में 1, तो 1 में कितना, 1 बटा 10 के पावर 4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। यानी ये कन्वर्जन बढ़िया से आपको याद कर लेना है। ये कन्वर्जन अगर आपने नहीं सीखा तो हर एक न्यूमेरिकल में फंसोगे और कभी भी आंसर नहीं आएगा। बहुत बच्चा करता क्या है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें देखा नहीं, बाद में देखा, आधा समझ में आया आधा नहीं आया, फिर अपने तरीके से फार्मूला में यूनिट पुट करना शुरू कर दिया और साल भर कंफ्यूज होता रहा। तो ये नहीं करोगे। आप लाइव देख रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस फार्मूला को इस्तेमाल करने के लिए इस फार्मूला का डेरिवेशन ऐसे किया गया है जिसमें कि यूनिट जो है यहाँ हमने लिखा वही यूनिट लेना है। दूसरा यूनिट लोगे तो फार्मूला डिफरेंट हो जाता है और फिर उस फार्मूला से भी बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। इसका एक और वैल्यू K/M होता है, लेकिन मोलराइजेशन में मीटर क्यों में आता है, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। कभी भी उस फार्मूले का यूज नहीं करोगे, हमेशा इसको इस्तेमाल करोगे, इन यूनिट को इस्तेमाल करोगे। यूनिट अगर डिफरेंट दिया है तो ऐसे कन्वर्ट कर लोगे और आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। जी स्टार का भी यूनिट होता है। जी स्टार का यूनिट क्या होता है, यहाँ भी देखो उसका भी कन्वर्जन, जी स्टार सेल कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या सिखाया था, पर मीटर या पर सेंटीमीटर, या तो पर सेंटीमीटर है या तो पर मीटर है, इसका भी कन्वर्जन आना चाहिए। अगर मान लो कि सेंटीमीटर में आपने सॉल्व किया 1 पर सेंटीमीटर,
और आंसर पर मीटर में दिया है, तो क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे, 100 पर मीटर। देखो सेंटीमीटर में मीटर कन्वर्ट नहीं किया, ये पर नीचे में है, 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता, ये क्या है, 1 पर सेंटीमीटर। तो ऐसे सोचोगे कि पर का मतलब 1 सेंटीमीटर में 1 है, तो 1 मीटर में कितना होगा, 1 मीटर बड़ा होता है 100 गुना, तो 1 पर सेंटीमीटर में 100 पर मीटर। ये किसके लिए लिखा, GSR के यूनिट के लिए। अब इसको नोट कर लीजिए। तो जिस तरह से मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस होता है, दोनों सेम है, सिनोनिम है ये दोनों, उसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा। पहले इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये जो हमने पढ़ाया उसको वीडियो को रिवाइंड करके बाद में 2 बार 3 बार देखोगे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। यूनिट ही सीखना है, जिसको बढ़िया से यूनिट आ गया बच्चे, कभी भी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। क्या सीखा, मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस सेम ही चीज होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं। लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते, एक मोल कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसका कंडक्टेंस को मेजर किया गया, जिसको कंडक्टिंग पावर भी कहते हैं, उसको मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। उसका फार्मूला K गुने 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी। K क्या है, K जो है वो कंडक्टिविटी, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, और m जो है मोलरिटी है। यूनिट ध्यान से देखना सबका, इसमें आपको पुट करना है, कन्वर्जन भी ध्यान से देख लेना। इसी तरह से बड़ा ही सिमेट्रिकल है, बड़ा ही सिमेट्रिकल, एकदम सिमेट्रिकल। देखो मोलर के जगह पर हमने लिख दिया इक्विवेलेंट, खुद ही आंसर आप दे सकते हो, खुद ही डिफाइन कर सकते हो, नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, EQ लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, EQ का मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का हो, दोनों में कोई फर्क नहीं, बिल्कुल सिमेट्रिकल, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से, लैम्डा E। है कि नहीं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, E का मतलब इक्विवेलेंट। जैसे मोलर कंडक्टेंस क्या होता था, एक मोल का हम लोग कंडक्टेंस कैलकुलेट करते थे, कंडक्टिंग पावर देखते थे। अब इक्विवेलेंट का मतलब एक मोल नहीं बल्कि एक इक्विवेलेंट, एकदम सिमेट्रिकल है, एक आता है तो दूसरा भी आता है। इट इज कंडक्टिंग पावर ऑफ वन, क्या, इक्विवेलेंट। सो सिंपल, वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहले एक मोल था तो मोलर था, एक इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट है। अब इसको हमने बस चेंज कर दिया, सिमेट्रिकल फार्मूला एक याद तो दूसरा भी याद है, लैम्डा E कर दिया। और इक्विवेलेंट डिफाइन होता है नॉर्मलिटी से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी। तो जैसे मोलर के लिए मोलारिटी, उसी तरह से इक्विवेलेंट के लिए नॉर्मलिटी n से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब इसका क्या होगा, अब यानी हमारे पास एकदम सिमेट्रिकल फार्मूला आ गया। ये लैम्डा m था तो m था मोलारिटी, इक्विवेलेंट है, मोलर की जगह पर इक्विवेलेंट आ गया, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए मोलरिटी की जगह पर नॉर्मलिटी आ गया, है ना सिमेट्रिकल। एक या तो दूसरा भी याद है बच्चे। फार्मूला में अब जरा देखो, जो यूनिट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यूनिट गड़बड़ तो आंसर भी गलत। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर वाला ही करेंगे, बस एक मोल नहीं, पर मोल नहीं बल्कि पर इक्विवेलेंट, है ना। देखो हमको मेहनत कितना कम लग रहा है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो मेहनत कम भी लगता है, खाली तरह में कोई चेंज कर देना, एक इक्विवेलेंट खाली कर दिया, आंसर आता जा रहा है। के का यूनिट तो हमेशा यही होता। अब ये एन क्या है, नॉर्मलिटी, एन तुम्हारा है नॉर्मलिटी, एन मोलारिटी नहीं बल्कि नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी किसमें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर, और क्या, नॉर्मलिटी होता क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर। इसी यूनिट में आपको इस्तेमाल करना है, यानी सेंटीमीटर वाला में, मीटर वाला में नहीं। इस यूनिट में जिसने भी इस्तेमाल किया उसका आंसर हमेशा ही सही आएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि इस यूनिट में सॉल्व किया, लेकिन आंसर मीटर वाला में दिया हुआ था, तो कन्वर्जन आना चाहिए, तो कन्वर्जन करेंगे यहाँ से, सिमेट्रिकल है, बस पर मोल के जगह पर क्या करना है बच्चे, पर इक्विवेलेंट कर लेना है। हर चीज वैसे ही चलेगा, 100% वैसे ही चलेगा। पर मोल था, पर मोल के जगह पर खाली पर इक्विवेलेंट कर लेना है,
और कोई फर्क नहीं। साइमन पैरामीटर ये तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, वैसे ही चलेगा। जहां मोल था वहां पर इक्विवेलेंट हो गया, जहां मोल था वहां इक्विवेलेंट हो गया, और जहां मोलारिटी था वहां पर नॉर्मलिटी आ गया। तो ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फर्क समझ में आया? मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी में एक मोल का कंडक्टेंस देखते हैं और इक्विवेलेंट में एक इक्विवेलेंट का कंडक्टेंस देखते हैं। फार्मूला में लेमडा एम लिखते हैं मोलारिटी वाला के लिए और लेमडा ई लिखते हैं कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट वाला के लिए। फार्मूला में मोलारिटी आता है मोलर कंडक्टेंस के लिए और नॉर्मलिटी आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए। जहां जहां यूनिट में पर मोल था वहां वहां पर इक्विवेलेंट आ गया। अदरवाइज फार्मूला बिल्कुल ही सिमेट्रिकल है। एक याद तो दूसरा भी आपको याद है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में कोई रिलेशनशिप भी होगा? बिल्कुल होगा। अभी एस्टैब्लिश करते हैं। अब जरा देखोगे, अब हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों सीखा, दोनों का फार्मूला भी देखा और दोनों ही बिल्कुल एक ही जैसे थे, सिमेट्रिकल दिख रहे थे। तो क्या एक पता तो दूसरा पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। एक पता तो दूसरा फटाक से पता कर सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे पता करेंगे? देखो सब ध्यान से। रिलेशन बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं लेमडा एम मतलब क्या? मोलर कंडक्टिविटी, और लेमडा ई मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। खुद ही बना सकते हो। अभी लेमडा ए के लिए फॉर्मूला भी लिखे थे बच्चा, देख क्या गुने 1000 एंड डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी के लिए फॉर्मूला है मोलारिटी गुने एन फैक्टर, रिडॉक्स में बहुत बार पढ़ाया और बार पढ़ाया। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। तो के है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और नॉर्मलिटी को लिख सकते हैं मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो टर्म है यहां से यहां तक जो घेर रहे हैं ये वाला, क्या ये लेमडा एम है कि नहीं? है ना। लेमडा एम इक्वल टू क्या होता है? के गुने 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी। तो लेमडा एम एंड डिवाइड बाई एन फैक्टर। एन का मतलब क्या? एन फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट का। तो हमारे पास एक बड़ा ही खूबसूरत फार्मूला आ गया मोलर कंडक्टिविटी के लिए। क्या करोगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में मल्टीप्लाई कर देना एन फैक्टर से, तो मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। अब ये बात रही कि एन फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है। तो देखो यहां पर आयंस जो है वो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का जो आयंस है वो मूव कर रहा है। तो कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है तो उसके लिए एन फैक्टर क्या होता है, रिडॉक्स में सिखाया था, फिर सिखा रहे हैं। देखोगे सब ध्यान से, एन फैक्टर, क्योंकि एन फैक्टर पता रहेगा तभी तो करोगे। 4 इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोलाइट के लिए एन फैक्टर इट इज इक्वल टू टोटल कैटायनिक और एनोइनिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एकदम बड़ा सरल है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके आयंस हैं, कैटायन होगा एनाइन। तो चाहे आप कैटायन पर टोटल चार्ज देख लीजिए, चाहे एनाइन पर टोटल चार्ज देख लीजिए, टोटल कैटायनिक या टोटल एनाइनिक जो चार्ज होगा ना वही उस इलेक्ट्रोलाइट का एन फैक्टर कहलाएगा। इलेक्ट्रोलाइट ओवरऑल तो न्यूट्रल है ना, तो आप चाहे कैटायन पर टोटल चार्ज देखो या एनाइन पर। सर बात समझ में नहीं आई, एग्जाम्पल समझाइए। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने यहां पर इलेक्ट्रोलाइट लिया,
और हमको चाहिए उसका n फैक्टर। NaCl लिया बच्चे। अब देखो NaCl में दो आयन है, कि Na प्लस दूसरा Cl माइनस, तो कटायन पर भी एक ही चार्ज Na प्लस है और Cl पर भी -1 चार्ज है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, n फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कटायनिक या एनायनिक चार्ज कितना हुआ? एक ही ना हुआ। Na प्लस एक ही चार्ज है +1, Cl माइनस एक ही चार्ज है -1, तो उसका मैग्नीट्यूड n फैक्टर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो n फैक्टर 1 हुआ। Na2SO4 सोच के बोलोगे। अब Na2SO4 को सल्फेट आयन और Na प्लस आयन है, तो Na प्लस के दो आयन होंगे और सल्फेट एक ही आयन, लेकिन चार्ज कितना? -2। तोड़ के देख लोगे बच्चे, बड़ा आसान होता है। Na प्लस में टूटेगा, इधर देखो, बढ़िया से देखो, Na2SO4 है, तोड़ोगे तो किस में जाएगा? 2Na प्लस, और किस में? SO4 2 माइनस में। तो एनायनिक चार्ज भी -2, कटायनिक चार्ज भी +2, एक पर एक प्लस, दो पर दो प्लस, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 2। टोटल कटायनिक या टोटल एनायनिक चार्ज जो होता है ना इलेक्ट्रोलाइट पर, वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। तो इसी तरह से अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस कितना होगा? बहुत बच्चा के दिमाग में सही आंसर आया, बहुत बच्चा के दिमाग में गलत आंसर आया। बहुत बच्चा सोचा 3, बहुत बच्चा सोचा 6। तो जिसने 6 सोचा बिल्कुल करेक्ट है, और जिसने 3 सोचा उसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। कैसे गड़बड़ किया? तोड़ कर देखना पड़ेगा। टोटल कैटायनिक या टोटल एनायनिक चार्ज, तो अल्युमिनियम सल्फेट को तोड़ दो, बड़ा आसान होता है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिया ना, उसके उसके आयंस में तोड़ दो। अल्युमिनियम पर क्या चार्ज होगा? 3+, लेकिन आयन कितना? 2 ना, 2 आयन। सल्फेट पर चार्ज कितना होगा? 2-, लेकिन आयन कितना? 3। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 कैटायनिक 6 एनायनिक। बात समझ में आ रही है ना? टोटल कैटायनिक या टोटल, बहुत बच्चों ने खाली अल्युमिनियम में +3 चार्ज देखा, ये दो नहीं देखा, ये दो भी देखना। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी एन फैक्टर इसका 3 नहीं बल्कि क्या हो गया? 6 हो गया। यानी एन फैक्टर अगर आपको पता है और इन दोनों में से कोई एक पता है, तो दूसरा वाला भी पता चल जाएगा, जिसको कि हम लोग समझते हैं न्यूमेरिकल से। ये थ्योरी है आज के लिए। तो आज के लिए जो थ्योरी है उसको न्यूमेरिकल में किस तरह से करेंट को कैसे सही रखे, यही सीखना है। स्क्रीनशॉट लो और न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि जिसने न्यूमेरिकल मिस कर दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट मिस कर दिया। क्योंकि न्यूमेरिकल के हेल्प से ही हम लोग समझेंगे कि किस तरह से सही यूनिट का इस्तेमाल करें, यूज करें। आओ कुछ न्यूमेरिकल समझते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए 1 मिनट में। बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। कुछ ही फार्मूले हैं, लेकिन उन फार्मूले को बढ़िया से इस्तेमाल करना ही आना चाहिए। जिसको करने आ गया, समझ लो कि कंडक्टेंस पर पूरा का पूरा उसका अधिकार हो गया, कमांड हो गया। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं, और न्यूमेरिकल के हेल्प से जितना भी फार्मूला अभी तक पढ़ा सबको समझते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, (0.1 मोलर NH4Cl अमोनिया क्लोराइड, एक इलेक्ट्रोलाइट है, हैज रेजिस्टेंस इक्वल टू 100 ओम, गिवन, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दिया रहेगा। एल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यानी क्या दे दिया? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड दे दिया।
ए का वैल्यू यानी क्या दे दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट जी मतलब क्या, कंडक्टेंस। जी स्टार मतलब क्या, सेल कांस्टेंट। के मतलब क्या, कंडक्टिविटी। एंड लेमडा एम, लेमडा एम का मतलब क्या, मोलर कंडक्टिविटी। जो भी पढ़ा, चार फार्मूला, सारे का वैल्यू यहां पर आपको कैलकुलेट करना है। देखोगे सब ध्यान से, यूनिट का गेम है बच्चे, यूनिट गड़बड़ किया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्या क्या दिया, एल दिया, ए दिया, इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl है, मोलरिटी दे दिया, रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दिया, एल दे दिया, ए दे दिया, एल दे दिया, ए दे दिया। तो सबसे पहले तो आपको जी स्टार हो गया, सेल कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। जी स्टार का वैल्यू क्या होता है, एल अपॉन ए, फार्मूला है कि नहीं, दिमाग में आया। और सब सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर में ही दिया हुआ होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आता है। एल अपॉन ए, एल का वैल्यू पुट करते हैं 10 सेंटीमीटर, ए का वैल्यू पुट करते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होकर नीचे में सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी बेसिकली 0.1 पर सेंटीमीटर। देखते रहोगे, एक आंसर आया जी स्टार का। और क्या पूछा, और क्वेश्चन में पूछता है जी का वैल्यू, ये तो बहुत आसान है। जी का वैल्यू क्या होता है, 1/r, आर दिया हुआ है, 1/r कितना, 100 ओम, यानी 0.01 क्या साइमन या पर ओम। जी का एक ही यूनिट होता है, दूसरा कोई यूनिट ही नहीं होता। जी का एक ही, रेजिस्टेंस का एक ही यूनिट होता है ओम। जी का एक ही यूनिट होता है साइमन, जिसको हम लोग पर ओम भी कहते हैं। दूसरा आंसर भी आया। चलो भाई, और क्या पूछा, लेमडा एम और के का वैल्यू पूछता है। अब के लिए हमारे पास फॉर्मूला था क्या, के लिए फॉर्मूला था जी गुने जी स्टार, जी गुने जी स्टार। जी का वैल्यू कितना, 0.01, और जी स्टार कितना, 0.1। जी स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया तो के का वैल्यू आ गया, यानी 10⁻³ किसमें, साइमन पर सेंटीमीटर में। देखो शुरुआत में क्वेश्चन हम पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही सॉल्व करेंगे, इसी में ही सॉल्व ही करना है। लेमडा एम का फॉर्मूला सबसे खतरनाक ये होता है, इसमें अगर यूनिट गड़बड़ किया तो कभी भी आंसर नहीं आएगा। क्या फॉर्मूला, के गुने 1000 एंड डिवाइड बाय क्या, मोलरिटी, यही फॉर्मूला है। के का यूनिट किस में, पर सेंटीमीटर में, साइमन पर सेंटीमीटर, उसी में आया है, उसी में आया। कितना आया, 10⁻³ उन्हें 1000, वैल्यू पुट कर दिया, एंड डिवाइड बाय मोलरिटी, क्वेश्चन में दिया है 0.1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया 10, यानी बेसिकली 10 क्या आया, सॉल्व कर लिया। तो ये 10 जो आया उसका यूनिट क्या आया, आया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बच्चे ये आंसर आया, चारों आंसर आपके पास ये मिल गया। अब जरा ध्यान सुनो, आपने तो सेंटीमीटर वाला में जी का तो एक ही यूनिट होता है साइमन, इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिसमें सेंटीमीटर है और क्वेश्चन में ऑप्शन पर मीटर में दे दिया, आपने तो सॉल्व करना सीखा सेंटीमीटर में और दिया पर मीटर में ऑप्शन, क्या करोगे, कन्वर्जन सिखाया था, कन्वर्जन आना चाहिए। जी स्टार आया 0.1 सेंटीमीटर, ये पर मीटर में दिया तो क्या सिखाया था, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, पर मीटर में हो जाएगा, यानी 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 100, 10 हो जाएगा, ये किस में आ जाएगा, पर मीटर, 10 पर मीटर। क्लियर है। जी का एक यूनिट होता है, के का यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर में आया। अब इसका आंसर यदि आपको दिया है चार ऑप्शन में साइमन पर मीटर, मैक्सिमम टाइम साइमन पर सेंटीमीटर में ही देगा, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ना पर मीटर में अगर दे दे तो वो भी आपको बढ़िया से आना चाहिए। 100 से गुना करोगे तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 100, 0.1 हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, साइमन पर मीटर, यानी पर सेंटीमीटर को मीटर में, पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब ये लेमडा मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू अगर मीटर स्क्वायर में दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपने लाया, और यही अगर आंसर दिया हुआ रहता मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये आंसर होता 10 गुने 10 का पावर 4 -4, किसमें, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये सभी सिखाया है, तो इसमें आंसर तुम्हारे पास आ जाता है।
10⁻³ हो जाता साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए गुना करते हैं 10⁻⁻4 से, तो तुम्हारे पास साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में आंसर आ जाएगा। तो एक कन्वर्जन बढ़िया से आना चाहिए। चलिए नोट कीजिए, ये न्यूमेरिकल 1 हुआ, जहां पर कि मैक्सिमम टाइम मैं फिर कर रहा हूं कि आंसर जो होगा सेंटीमीटर में ही दिया हुआ रहेगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें कि ऑप्शन में मीटर में या मीटर स्क्वायर या पर मीटर में आंसर दिया हुआ है, तो कन्वर्जन कभी भी नहीं भूलना है। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी पर सेंटीमीटर को पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आंसर मिल जाता है कि नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोलर कंडक्टेंस मतलब क्या दिया, लैम्डा एम। मोलर कंडक्टेंस क्या है या मोलर कंडक्टिविटी क्या है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऑफ 0.1 मोलर NaCl इज 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट जिसमें चाहिए उसी में दिया हुआ है। गिवन एल का वैल्यू दे दिया 10 सेंटीमीटर, ए का वैल्यू क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डेटा दे दिया, पूछता क्या है, कैलकुलेट जी स्टार के एंड आर, रेजिस्टेंस के जी स्टार जी, इतना चीज पूछता है। लैम्डा एम इस पर दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन में कहता है, मोलर कंडक्टेंस यानी लैम्डा एम का वैल्यू निकालना नहीं है, बल्कि इस बार लैम्डा एम का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया, एल दे दिया, ए दे दिया, और मोलरिटी दे दिया, इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो उसका भी काम नहीं आ रहा है। अब जरा देखोगे किस तरह से सॉल्यूशन बनाए। जी स्टार, कुछ फार्मूला तो यहीं से हो रहा है। जी स्टार कैसे लिखोगे, L/A। जी स्टार के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, L/A। तो एल का वैल्यू कितना 10 लिया और ए का वैल्यू कितना 100, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू पुराना वाला जो क्वेश्चन था उसी के बराबर है भाई। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो हमारे पास आंसर वही आ गया। यानी एक आंसर तो फट से आ गया, 5 नंबर आपको मिल गए, 5 मार्क्स तो ऐसे मिल गए, है कि नहीं। सिंपल। किस में आएगा, पर सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कट करके पर सेंटीमीटर में आया। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यानी पर मीटर में, पर सेंटीमीटर को पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बताया था 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक आंसर आया। और क्या पूछा, जी स्टार हो गया, जी पूछता है नहीं? तो जी कैलकुलेट करने के लिए हमको के की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो पता नहीं है, और के को पता करने के लिए लैम्डा एम दिया। चूंकि देखो यहां पर लैम्डा एम का वैल्यू दे दिया, किसमें दिया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में दिया। किस यूनिट में फॉर्मूला में पुट करते हो, इसी यूनिट में पुट करते हैं, यानी यहां पर कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अगर ये मीटर स्क्वायर होता तो पहले इसको कन्वर्ट करते किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते। एक एक पॉइंट ध्यान से सीखना है बच्चे, थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो आंसर गलत होगा। तो लैम्डा एम का वैल्यू ये दिया हुआ है। अब ये लैम्डा एम का फॉर्मूला होता क्या है, ये होता है ना, चलो नीचे लिखते हैं, लैम्डा एम जो कि हमारे पास पता है कितना 100, क्या फॉर्मूला होता है, के गुने 1000 एंड डिवाइड बाई मोलारिटी, ये फॉर्मूला होता है। मोलारिटी तो क्वेश्चन में दिया ना, तो के मल्टीप्लाइड बाई 1000 एंड डिवाइड बाई मोलारिटी कितना, 0.1 मोलर NaCl, 0.1। तो यहां से के का वैल्यू मिल गया, यानी के का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, 100 गुने 0.1
एंड डिवाइड बाई 1000, ये डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये डिवाइड कर दिया, ये ऊपर वाला 10 यानी बेसिकली 0.01 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ये 10/1000, 1/100, 0.01 किस में आएगा, साइमन पर सेंटीमीटर में आया। के का वैल्यू आ गया, तो जी स्टार मिल गया, के का वैल्यू मिल गया। अब के का वैल्यू मिल गया तो के के लिए या फिर आर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है भाई, यानी बेसिकली दो किसी भी फॉर्मूला से कर सकते हो। अगर के वाला फॉर्मूला अगर याद है तो जी गुने जी स्टार, ये भी फॉर्मूला होता है। के पता, जी स्टार पता, जी का वैल्यू पता चल गया। तो के का वैल्यू आपके पास पता है, कितना के का वैल्यू निकल गया, 0.01। जी का वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन जी स्टार तो मिल चुका है 0.1। तो यहां से हम लोगों ने जी कैलकुलेट कर लिया, जी इज इक्वल टू 0.01 एंड डिवाइड बाय 0.1, यानी बेसिकली कितना, 0.1 किस में आएगा, साइमन, एक यूनिट होता है इसका, या तो पर ओम का हो या साइमन का हो जी के लिए, है कि नहीं, 1/10 या 0.1। और क्या पूछा, आर पूछा, या आर क्या होता है, 1/g होता है, यानी 1/0.1 अर्थात 10 ओम, 10 ओम के बराबर। सारा वैल्यू आ गया, जी आ गया, आर आ गया, के का वैल्यू आ गया, जी स्टार आ गया, सारे वैल्यू आपको मिल गए। अब जरा ध्यान से सुनो फिर से, आपने तो पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी इसमें सॉल्व किया सेंटीमीटर वाला में, लेकिन आंसर पर मीटर वाला में दिया, तो पर मीटर के लिए 100 से गुना कर दिया। किस में आया, पर सेंटीमीटर में, गुना कर दोगे किससे, 0.01 में गुना कर दोगे 100 से, तो ये वाला आंसर किस में हो जाएगा, 1 आ जाएगा, बेसिकली साइमन पर मीटर में हो जाएगा। के का आंसर आपने सॉल्व करना है शुरुआत में पर मीटर में, और 100 से मल्टीप्लाई करके पर मीटर में, सॉरी पर सेंटीमीटर में सॉल्व करना है। और अगर पर मीटर में पूछता है तो 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरह से एक और आंसर आया जी का और आर का, तो जी का और आर का एक ही यूनिट होता है, दूसरा कोई यूनिट नहीं होता। वैल्यू को पुट कर दिया, आंसर आ गया। लेमडा एम के लिए फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना था यूनिट साइमन सेंटीमीटर पर मोल में, जिस यूनिट में चाहिए था उसी यूनिट में था, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये यूनिट नहीं रहता, मीटर स्क्वायर में अगर देता तो इस यूनिट में क्या करते, चेंज करते और फिर फॉर्मूला में पुट करते। तो यही यूनिट को सही पुट करना ही कंडक्टेंस में आपको सीखना है, फॉर्मूला तो बहुत कम है। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन जो हम लोग लेने वाले हैं वो क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, जेई एडवांस में ही पूछा है, नीट में भी वही क्वेश्चन रिपीट किया है, और जेई मेंस में भी वो क्वेश्चन बस डेटा चेंज करके पूछ रहा है। इंटरेस्टिंग। चल भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और पूछते ही रहता है, तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस होना चाहिए आपको, जो हम करवाने वाले हैं। मोलर conductivity of 0.1 molar NaCl is 100 Simon centimeter square per mole. Its resistance is 200 ohm. Calculate
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर Na2SO4 इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंस है इन सेम कंडक्टिविटी सेल। सूत्र समझना है, कंडक्टिविटी सेल, सेम कंडक्टिविटी सेल, जिसने ये पकड़ लिया उसका आंसर सॉल्व हो गया। कंडक्टिविटी सेल क्या है? सेम है। इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 400 ओम। क्या कहता है क्वेश्चन में, पहले समझते हैं भाई। देखो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक NaCl का और दूसरा Na2SO4 का। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा m का वैल्यू दिया 0.1 मोलर NaCl, पहला इलेक्ट्रोलाइट क्या है NaCl, उसकी मोलरिटी दिया इज 100 ओम, यानी पहला जो सोल्यूशन है NaCl उसका मोलरिटी भी दे दिया और कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस भी दे दिया और उसका मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दे दिया 100, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं दिया बल्कि क्या दिया, मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दे दिया 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और रेजिस्टेंस यहां दिया 200 ओम, रेजिस्टेंस भी दिया। क्या पूछता है? मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू ही पूछता है, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए Na2SO4 के लिए जिसका कि मोलरिटी 0.2 मोलर है, इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दिया लेकिन सेम क्या रखा, कंडक्टिविटी सेल, यानी उसी कंडक्टिविटी सेल में दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, NaCl को रिप्लेस कर दिया Na2SO4 से और उसका रेजिस्टेंस दे दिया 400 एम। तो अब कहता है उस Na2SO4 का मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा। एक इलेक्ट्रोलाइट NaCl का दिया, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का पूछता है, कंडक्टिविटी सेल सेम है, सूत्र पकड़ना है, कंडक्टिविटी सेल सेम है, ये सेम कंडक्टिविटी सेल, जिसको ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया भाई। कंडक्टिविटी सेल में क्या सेम ही रहेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा, सेल कांस्टेंट। जैसे ही सेम कंडक्टिविटी सेल देखा कि तुरंत ब्राइट हो जाना चाहिए, आंखों में चमक हो जाना चाहिए कि भाई सेल कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो सेम होगा, है ना, G स्टार सेम ही रहेगा, सेम होगा, है कि नहीं। अब ये G स्टार क्या होता है, दोनों सेल के लिए, क्योंकि सेल सेम ही है तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए G स्टार का वैल्यू सेम होगा। ये G स्टार होता क्या है, G स्टार होता है, अगर रेजिस्टेंस की बात करें और कंडक्टिविटी दिया रहे तो K गुणे R, K गुणे R, यानी K गुणे R का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट, यही समझना है। एल और ए की तो बात ही नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, तो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या, G स्टार का K गुणे R, अर्थात कह सकते हैं K1R1 इज इक्वल टू K2R2, है कि नहीं। अगर हमको K1 और K2 का रेशियो चाहिए तो मिल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेशियो पता है। अब लैम्डा m की बात करता है तो लैम्डा m का जरा फॉर्मूला देखते हैं भाई। पहला तो ये निष्कर्ष निकाला, इसी से सारा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होने वाला है। लैम्डा m का क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा m का फॉर्मूला होता है K गुने 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी। मोलरिटी डिफरेंट है, K भी डिफरेंट है, अलग अलग आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है तो K का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी लैम्डा m अगर हम ध्यान से देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी है। यानी ऊपर में हम लिखे लैम्डा m Na2SO4 का बटा लैम्डा लिखें किसका, NaCl का, ये हमको पता है, ये पता करना है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, यानी K किसका, K Na2SO4 का बटा K किसका नीचे में, NaCl का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलरिटी का, यानी ऊपर में मोलरिटी किसका, NaCl का, बटा नीचे में मोलरिटी किसका, Na2SO4 का। अब जरा ध्यान से देखोगे, ये पता ये K का रेशियो अगर पता चल जाए तो NaCl का मोलर कंडक्टेंस पता है, Na2SO4 का पता चल जाएगा। ये K का रेशियो कहां से पता चलेगा, यहां से बच्चे, यहां से देखो, लिख सकते हैं K का जो रेशियो होगा, यानी K1 अपॉन K2 इट इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, R2 अपॉन R1, यानी रेजिस्टेंस के रेशियो का K का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं।
K1 अपॉन K2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। यानी बेसिकली K का जो रेशियो है R के रेशियो में लिखना चाहें तो हो गया R, किसका R, NaCl का, रेजिस्टेंस NaCl का बटा रेजिस्टेंस Na2SO4 का, मल्टीप्लाइड बाय मोलारिटी NaCl का। पुट ही कर देते हैं, बार बार मोलारिटी NaCl का लिखने की जरूरत तो है नहीं ना। मोलारिटी NaCl का दिया हुआ है 0.1 और Na2SO4 का भी मोलारिटी दिया हुआ है 0.2। ये जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू भी दिया हुआ है, NaCl का 200 ओम है। तो यहां से देखो बच्चे, अब यहां से निकालते हैं मोलर कंडक्टेंस Na2SO4 का चाहिए। मोलर कंडक्टेंस NaCl का हमको पता है, उधर ले गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। NaCl का मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू दिया है कितना, 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में 100 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस का रेशियो NaCl और Na2SO4 का। तो NaCl का रेजिस्टेंस है 200 और Na2SO4 का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 400 और मोलरिटी 0.1 0.2 यानी 1/2। कुछ बात आ रही है? यानी बेसिकली ये हो गया, कैंसिल हो रहा है कुछ, ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, यानी 25 ये भी कैंसिल हो गया। 25 आया क्या, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आंसर हो गया, है कि नहीं? तो ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे जिसमें कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है और एक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू दिया है, दूसरे का पूछता है और कंडक्टिविटी सेल सेम ही है, तो कंडक्टिविटी सेल सेम होगा बच्चे तो उसका सेल कांस्टेंट का वैल्यू सेम होगा। इस सूत्र को लगा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से सारा चीज हो रहा है। तो G स्टार कांस्टेंट रहेगा यानी K गुने R का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। फार्मूला में हमको आगे जरूरत पड़ने वाला है K के रेशियो का, तो K1 अपॉन K2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 करोगे, फार्मूला वैल्यू को पुट करोगे तो आपको जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू चाहिए वो आपको मिल जाएगा। नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और लेंगे। हो गया होगा, चलो भाई एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें कि जिस यूनिट में आपको चाहिए उस यूनिट में डेटा दिया हुआ नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन मैं खास करके करवाता इसीलिए हूं क्योंकि यूनिट वाला कंफ्यूजन बिल्कुल स्टूडेंट्स के बीच में ना रहे। देखोगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस of 0.1 molar Na2SO4 is 2 into 10 to the power minus 4 साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। देखो बच्चे मीटर स्क्वायर में दिया, फार्मूला में यूज करने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए लेकिन दिया किसमें, मीटर स्क्वायर। तुरंत दिमाग में चमक आ जानी चाहिए कि सर सिखाए थे मीटर स्क्वायर में अगर दिया है तो फार्मूला में यूज करने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर में करना होता है, यही कॉन्सेप्ट है। इट्स रेजिस्टेंस इज 100 ओम। कैलकुलेट, हमसे कोई एक ही चीज पूछेगा तो हम एक ही चीज पूछ रहे हैं, चार चार चीज इस बार नहीं पूछ रहे। कैलकुलेट सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट का वैल्यू यानी क्या पूछ दिया, G स्टार का वैल्यू पूछ दिया। G स्टार का वैल्यू क्या होगा,
अब जरा देखो जी स्टार के लिए हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस दिया तो के गुने आर, रेजिस्टेंस दिया तो जी स्टार के लिए फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आया, ऐसे लिख लोगे फटाक से जी स्टार। अब एल अपॉन ए नहीं पूछ करोगे कि एल की बात नहीं कर रहा बल्कि रेजिस्टेंस की बात कर रहा, तो रेजिस्टेंस वाला टर्म वाला फॉर्मूला होता है जी स्टार का, अभी सीखे थे के गुने आर, शुरुआत में भी सीखे थे, यानी हमें आर पता है, के अगर मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, लैम्डा एक का वैल्यू दिया, कितना दिया 2 × 10⁻⁴ दिया, किसमें दिया, साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट में। क्या इसमें इस्तेमाल करते हैं, नहीं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए फार्मूला में इस्तेमाल करने के लिए, यही सीखना है। चेंज करो किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसमें चेंज कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको चेंज करना है। तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो किससे गुना करोगे, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, यानी बेसिकली 2 × 10⁻⁴ गुना कर दो किससे, 10⁻⁴ से। तो ये क्या हो गया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, पर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट है तो पर इक्विवेलेंट, तो ये हो गया 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। यही फॉर्मूला में आपको पुट करना है, अब तो काम आसान है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का एक फॉर्मूला होता है के गुने 1000 एंड डिवाइड बाई नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी होता है, दिया मोलारिटी है, तो क्या करोगे, के गुने 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी होता है क्या, मोलारिटी गुने एन फैक्टर, Na2SO4 का एन फैक्टर कितना, 2 के बराबर, कैटायनिक चार्ज एनायनिक चार्ज कितना है, 2 के बराबर, टोटल कैटायनिक या टोटल एनायनिक चार्ज 2 है तो एन फैक्टर 2 हुआ, अभी सिखाए थे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू निकाल दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ध्यान रहे, इट इज इक्वल टू के हमको नहीं पता, 1000 से मल्टीप्लाई किया, मोलारिटी तो दिया हुआ है 0.1 और एन फैक्टर आपको पता है Na2SO4 का 2 के बराबर, यहां से क्या मिल गया, के मिल गया, सो के इज इक्वल टू 2 × 2 × 0.1 मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड बाय क्या, 1000 है कि, यानी बेसिकली हो गया 2 दूना 4 × 10⁻³ और 1 4 -4, किस में यूनिट आएगा, क्या आ जाएगा, साइमन पर सेंटीमीटर में। सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है सेंटीमीटर में ही, यानी पर सेंटीमीटर तो पर सेंटीमीटर में, 2 दूना 4 × 0.1 डिवाइड बाई 1000 10⁻³ हो गया ऊपर जाके 10⁻⁴, 4 × 10⁻⁴, क्या है, के का वैल्यू आया। अब जी स्टार हमको चाहिए सेल कांस्टेंट, के हमको मिला हुआ है 4 × 10⁻⁴ और आर तो क्वेश्चन में दिया हुआ 100 ओम, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी बेसिकली 4 × 10⁻⁻², 0.04, किस में यूनिट आएगा, ये यूनिट आ गया पर सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर वाला में सॉल्व किए हो तो पर सेंटीमीटर में, यही आंसर हो गया, ये आंसर हुआ। अगर आंसर पर सेंटीमीटर में दिया तो यही आंसर हो गया, अगर पर मीटर में दिया, 4 ऑप्शन में हो सकता है कि आंसर पर मीटर में, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को पर मीटर में नहीं सेंटीमीटर में या पर सेंटीमीटर में, लेकिन लास्ट में ऑप्शन में कभी कभी आंसर पर मीटर में देता है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, यानी इसका पर मीटर में आंसर क्या होगा, ये भी कर सकते, 4 × 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई 100, ये जो आंसर हो जाएगा 4 के बराबर, ये किस में आ जाएगा, पर मीटर में, ये भी आंसर होगा पर मीटर में, पर सेंटीमीटर में, ये यानी बेसिकली हो जाएगा 4 पर मीटर। तो कन्वर्जन पर जिसको कमांड है, कंट्रोल है, तो समझ लो कि कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पर भी बढ़िया से कमांड है। तो ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने आज सीखा, बहुत सारा सीखा, बढ़िया से 1-2 बार इसको देखोगे भी, अपने से करके देखने का प्रयास करोगे, कभी भी यूनिट तुम्हारे पास मीटर स्क्वायर वाला है तो चेंज करके ही सॉल्व करोगे, अदरवाइज आंसर कभी भी आपका नहीं आएगा। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड में खास करके बहुत ज्यादा पूछता है, और वो है कि मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ कैसे चेंज करता है, और कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ये 2 जो टर्म है वो खासकर में बोर्ड में थ्योरी और न्यूमेरिकल उससे बहुत ज्यादा पूछता है, यानी अगला क्लास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हम लेंगे नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को
12:30 बजे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जम के पढ़िए, गर्दा उड़ा दीजिए। मिलते हैं बुधवार को 12:30 बजे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।